गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में आईसीएसई क्लास 10th में खाली आपको मीनिंग ही पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वर्ड पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस है वो बेसिकली आपको दिख रहा है दो वर्ड से बना हुआ है, एक है पब्लिक, एक है फाइनेंस। अब पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से होता है। ठीक है, चाहे वो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फाइनेंस का मीन्स, फाइनेंस जैसा कि वर्ड है फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब इट विल बी रिलेटेड टू मनी। ठीक है, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो इन द पब्लिक फाइनेंस वी बेसिकली डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कमर्शियल पब्लिक फाइनेंस की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन, पब्लिक फाइनेंस is connected with the income and expenditure of public authority and with the adjustment of one another. ठीक है, it is a connection with the public। जो फाइनेंस होता है that is the connection, एक कनेक्शन है किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसका, ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पब्लिक फाइनेंस वी मीन्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी डिस्कस अबाउट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, पैसा आना, एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या हमने एक्सपेंसेस किए उसमें खर्चा करना। तो इकोनॉमिक्स ये पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का ऐसा पार्ट है जिसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर किसके, ऑफ गवर्नमेंट के डील करते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस में हमने दो चीज़ें सीखी। दो चीज़ें क्या थी कि इट इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि पब्लिक फाइनेंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पब्लिक रेवेन्यू और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट नहीं कहेंगे कि पैसा इनकम। ठीक है, इनकम आती है। ठीक, पब्लिक रेवेन्यू मीन्स गवर्नमेंट किन सोर्सेज से इनकम कलेक्ट करती है, इनकम लेती है। एक्सपेंडिचर कहाँ पे वो उस पैसे को खर्चा करती है। ठीक, अब तो गवर्नमेंट के बेसिकली दो सोर्स होते हैं जहाँ से वो अपना रेवेन्यू बनाती है, अपने पास पैसा लाती है। पहला होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, टैक्स रेवेन्यू में जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स लेवाई किया होता है। ठीक है, जहाँ पे भी उसने ड्यूटी ली होती है, कोई जैसे कि हमारा सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, तो ये सब टैक्स है, हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं पैसा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास क्या होती है, वो ऐसा इनकम आती है। नॉन टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो कि टैक्स को हटा के, अदर देन टैक्स और जो डिफरेंट सोर्सेज से गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, पैसा लेती है, दैट कम्स अंडर नॉन टैक्स। जैसे कि फी हो गया या फाइन हो गया या इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट भी अपने पैसा को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, जिसको उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आ जाएंगी नॉन टैक्स में। ठीक है, ड्यूटी हो गई किसी पे, फी किसी पे लगी हुई है, किसी ने कहो कि पनिशमेंट के उसको चार्ज पे करना है। ठीक है, जो चालान कटता है वो हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, नॉन टैक्स में आएंगे, उसमें टैक्स से रिलेटेड नहीं, उनको फाइन देना है उसका। ठीक, तो सारे फाइन्स हो गए, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, वो सारी चीज़ें हमारी नॉन टैक्स में आएंगी। टैक्स रेवेन्यू जितना भी टैक्स लेवाई होता है किसी भी चीज़ों पे, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, ये सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नाउ वी विल स्टडी दिस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन डिटेल। ओके, इन योर सिलेबस दिस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग इन डिटेल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू के अंदर जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है,
किस किस सोर्सेज से आता है? सबसे पहले टैक्स से उनका पैसा आता है। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, टैक्स एंड नॉन टैक्स, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू व्हाट इज टैक्स? टैक्स होता क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किसी भी कंट्री में सबसे जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है थ्रू द टैक्स, ठीक है। टैक्स के थ्रू ही सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है किसी भी कंट्री में। इट इज द कंपल्सरी पेमेंट, ठीक। सबसे पहले क्या है ये? कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज, ठीक है। कंपल्सरी पेमेंट का मतलब अगर किसी पर्सन पे, किसी कंपनी पे टैक्स लगा है तो यू हैव टू पे दैट टैक्स, ओके। इट इज कंपल्सरी, ठीक। इट इज इम्पोज ऑन किसी भी पर्सन पे, किसी भी कंपनी पे, ठीक है। टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड ऑन पर्सन और कंपनी, किसके थ्रू? बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक है। क्यों इम्पोज करती है? बिकॉज उसको अपने एक्सपेंडिचर को क्या करना होता है? मीट करना होता है। अपने जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के होते हैं, जो भी खर्चा होता है, भाई कहीं से तो पैसा लाए, गवर्नमेंट के पास तो कोई सैलरी आती नहीं, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से कलेक्ट करती है? फ्रॉम द टैक्स विच इज अ कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज ऑन अ पर्सन। किसी पर्सन के ऊपर इम्पोज होती है या किसी कंपनी के ऊपर इम्पोज होती है। कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट। इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंसेस, टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकम, ओके। नाउ टैक्स जो होता है वो दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि जिस पर्सन पे लगा होता है वही पर्सन उसको पे करता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगा होता है, अगर सपोज करो पर्सन ए पे लगा हुआ है 500 रुपीज का टैक्स, तो ये 500 यही पे करेगा, पर्सन ए पे करेगा, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम 5 रुपीज का चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो वो 5 रुपीज उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती है, उसकी कॉस्ट होगी 1 रुपीज या 2 रुपीज। बाकी का जो होता है वो क्या होता है? उस पर टैक्स लगा होता है। वो लगा किस पे होता है? मैन्युफैक्चरर पे, ठीक। बट वो लास्ट में पे कौन करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक। ये होता है इनडायरेक्ट, जिस पे लगा होता है उस पे टैक्स, उस पर्सन, वो पर्सन टैक्स नहीं पे करता है, बल्कि वो शिफ्ट होके कोई और पर्सन टैक्स पे करता है, वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पे लगा होता है वही पर्सन पे करता है, जैसे कि हो गया इनकम टैक्स, ठीक। पर्सन ए की इनकम पे टैक्स लगा हुआ है तो वो पर्सन ए ही पे करेगा, बी सी डी कोई अदर पर्सन उस टैक्स को पे नहीं करेगा। टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि अभी हमने बताया, डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज। जिस भी पर्सन के ऊपर वो इम्पोज होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स, जिस पर्सन पे लिवाइड होता है इनकम टैक्स, जिस पर्सन पे इम्पोज होता है इनकम टैक्स, उसी को ही पे करना होता है। वो अपना इनकम टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकता है किसी और पर्सन पे। इनडायरेक्ट टैक्स, these are the taxes whose burden can be shifted wholly और पार्शियल, ठीक है। पार्शियली मतलब कुछ पार्ट भी शिफ्ट किया जा सकता है और पूरा का पूरा टैक्स भी शिफ्ट किया जा सकता है किसी और पर्सन पे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा देंगे, सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये सब चीजें क्या होती है? सॉरी, जीएसटी नहीं, वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो क्या होता है? एड ऑन होता रहता है, ठीक। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी जो कि प्रोड्यूसर पे लगता है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पे लगाता है, प्रोड्यूसर क्या करता है? उसको शिफ्ट कर देता है और वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? कस्टमर के पास चला जाता है, क्योंकि फाइनल प्राइस जो देना होता है वो होता है कस्टमर को देना, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि जिस पे लगा होता है वो पर्सन नहीं पे करता है, उस टैक्स को वो शिफ्ट करके किसी और पर्सन को दे देता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्या मेरिट्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स के? फर्स्ट मेरिट इज इट इज इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल कैसे है? इकोनॉमिकल मीन्स कम, सस्ता। कैसे सस्ता है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डिवाइड होता है डायरेक्ट टू द पर्सन एंड ही इज द पर्सन ओनली हु इज गोइंग टू पे दिस टैक्स, ठीक है। वो डायरेक्ट उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो बीच के जो मिडलमैन होते हैं वो नहीं होते हैं। जब मिडलमैन नहीं होंगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। इट हैज क्रिएटेड एन
इकोनॉमिक वैल्यू टू द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेकेंड होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जिस पे टैक्स लगा होता है, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव एबिलिटी टू पे के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड, इक्विटी इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल होता है, ठीक है। इक्विटेबल का मतलब कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, ठीक है। जिसकी जितनी एबिलिटी होती है उसकी अकॉर्डिंग टैक्स उसको पे करना होता है, ठीक है। इनकम कम है तो कम टैक्स पे करना होगा, इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो रिच पीपल आर गोइंग टू पे मोर टैक्स एंड जो मिडिल मैन होंगे या जिनकी इनकम कम होगी उनको कम टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। थर्ड है सर्टेनिटी, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिक्स टाइम पे आता है और फिक्स अमाउंट में होता है कि 5% देना है, 10% देना है, 20% देना है। तो लोग अवेयर होते हैं कि उनको कितना टैक्स देना है और कितने टाइम पे उनको वो टैक्स देना है, ठीक है। सो वो अपनी इनकम अकॉर्डिंगली, इनकम और एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना टैक्स देना है, ठीक है। दे आर सर्टेन, दे आर, द टैक्स इज फिक्स्ड। वही चीज़ गवर्नमेंट के लिए होता है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि कितना ही अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उनको मिलेगा फ्रॉम दैट टैक्स, ठीक है। तो वो भी अपना इनकम और एक्सपेंडिचर उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, वो अमाउंट फिक्स नहीं होता है, पता नहीं होता है कि कब किस एरिया से, किस मीडियम से वो हमको टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। और ना ही कंज्यूमर को पता होता है कि उनको कितना टैक्स पे करना है, तो वो सर्टेन नहीं होता है। बट डायरेक्ट टैक्स फिक्स अमाउंट का होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है, इसलिए इट इज ईजी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो एंड इट इज ईजी फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू सर्टेन एंड टू एडजस्ट देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली। फोर्थ है इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक। गवर्नमेंट उस चीज़ को चेंज कर सकती है, डायरेक्ट टैक्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा सकती है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर ले, ठीक। वैसे ही जैसे इनकम अगर बढ़ेगी तो फिर डायरेक्ट जो टैक्स है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, इलास्टिक है, मतलब चेंज हो सकता है विद द पर्टिकुलर सिचुएशन। थर्ड है सिविक कॉन्शियसनेस। सिविक मीन्स अगर हम कहीं पे अपना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी एक कॉन्शियसनेस होती है कि अगर वो पैसा हमने दिया है तो वो कहाँ यूटिलाइज हुआ है, ठीक। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट जो सिटीजन होता है कंट्री का वो पे करता है, तो वो ज़्यादा अलर्ट रहता है कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है वो है तो हमारे पैसा, तो वो कहाँ खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो चेक करता है कि अगर ये पैसा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस पैसे का क्या कर रही है, ठीक है। तो इट कैन डेवलप अ civic consciousness in the citizen of the country, ठीक है। लास्ट जो मेरिट है डायरेक्ट टैक्स का वो है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हमको पता है, जो रिच है उनको ज़्यादा पे करना होता है, जो लोअर इनकम ग्रुप के पीपल होते हैं दे आर एग्जेम्प्टेड, उनको टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। तो रिच बहुत ज़्यादा रिच नहीं बनते हैं और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी आती है बिकॉज ऑफ द इनकम, वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में डायरेक्ट टैक्स बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्योंकि जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको उनसे टैक्स लेके उनको इक्वल लेवल पे ला दिया जाता है, जो पुअर्स हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, तो भी वो एक लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। सो जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमी में प्रिवेल करती है, उसको दूर करने में, उसको रिड्यूस करने में, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बट उसको रिड्यूस करने में डायरेक्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दीज टैक्सेस, ठीक है। सबसे पहला है अनपॉपुलर, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड होते हैं डायरेक्टली टू द पर्सन एंड उसी पर्सन को पे करना होता है, इसलिए दे आर नॉट रेडी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूरा अमाउंट एक साथ पे करना होता है, पूरा इंस्टॉलमेंट, पूरा टैक्स अमाउंट एक साथ में पे करना होता है, विच हैज़ मेड दिस अनपॉपुलर, ठीक है। इसने, इस चीज़ ने, क्योंकि इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी पे, जल्दी कोई तैयार नहीं होता है इन टैक्सेस को पे करने के लिए। सेकेंड, इनकन्वीनियंस। अब इनकन्वीनियंस क्यों होता है, क्योंकि समटाइम जो टैक्स पे होते हैं सबसे पहले तो उनको अपने अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, फॉर द टैक्स अथॉरिटी। फिर उनको स्टेटमेंट्स अपने इनकम के सबमिट करने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने होंगे, वो सबमिट करने हैं, अदर सोर्सेज के इनकम जो भी होंगे उनके वो सब सबमिट करने हैं,
ठीक है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, आपने कहीं हाउस रेंट लिया है, वो सब है, और भी डिफरेंट सोर्सेज जो भी हैं आपके इनकम के, वो सारा आपको उसमें देना होता है, ठीक है। और इनकन्वीनियंस क्या होता है, क्योंकि ये जो अमाउंट होता है कभी कभी पूरे एक लमसम अमाउंट में आपको पूरा एक इंस्टॉलमेंट में देना होता है, तो इट बिकम्स एन इनकन्वीनियंस फॉर द पर्टिकुलर पर्सन टू पे दैट, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ टेकन सेवरल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत क्लमजी प्रोसेस होता है डायरेक्ट टैक्स को फिल करने का और उसको पे करने का, ठीक है, तो वो सबके लिए ईजी नहीं होता है करना, दैट हैज़ मेड दिस एन इनकन्वीनियंस, ठीक है। ये इसका सेकेंड डीमेरिट है कि इट क्रिएटेड द इनकन्वीनियंस फॉर द पीपल हु आर पेइंग द टैक्स। थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन। इवेशन मीन्स, इवेशन का मतलब होता है कि उसमें चेंज करना, ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन क्या होता है, कभी कभी या मोस्टली इंडिया में ही कहे जाए तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए गलत वे में अपनी इनकम को प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं इन फ्रंट ऑफ टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि अपनी इनकम को, जो एक्चुअल इनकम होती है, वो छुपा के फ्रॉडलेंट वे से, अनऑथोराइज्ड वे से अपनी गलत इनकम दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द टैक्स पेयर, सो दैट दे हैव टू पे लेस अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो वो हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ इवेशन, उसमें पॉसिबल है चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर विश। फोर्थ है नैरो इन स्कोप। इसका स्कोप नैरो होता है क्योंकि यूजुअली जो रिच पीपल होते हैं वही टैक्स पे करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं वो इन टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो अगर वो एक्चुअल में अगर उनकी एबिलिटी भी है वो पे करना, तब भी वो उस चीज़ को चेंज मैनिपुलाइज करके उसको चेंज कर देते हैं, एंड वो उनके गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने क्या दिखाएंगे कि हम तो बहुत पुअर हैं, ठीक है, हम पुअर हैं, हमारे पास पैसा नहीं, तो हाउ विल वी पे द टैक्स। तो हम जो पुअर होते हैं वो इनकी रीच से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। तो दे आर फ्री टू प्रैक्टिस टू अर्न इनकम एंड यूज एक्सपेंसेस, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को करने में इनकम, चाहे उनका जो भी सोर्स हो इनकम का, कम हो ज़्यादा हो, उनसे कोई पूछता नहीं है, टैक्स अथॉरिटी उनके पास नहीं जाके पूछेगी, खाली वो जो रिच उनकी नज़र में जो रिच दिख रहा है उसी से टैक्स लेती है। इसलिए इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है नैरो, कम है, ठीक है, कम लोगों तक ही वो चीज़ पहुंचती है। फिफ्थ है आर्बिट्ररी। अब आर्बिट्ररी का मतलब होता है जब चीज़ों को विदाउट कोई रीजन, विदाउट कोई जजमेंट के चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस का ये एक डीमेरिट है कि वो आर्बिट्ररी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो टैक्स अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती है, ये नहीं देखा जाता है कि वो इंसान उतना पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट पे कर सकता है कि नहीं, ठीक है। इट कैन बी चेंज, आर्बिट्ररी का मतलब अनफेयर वे से उसे चेंज करना। तो इट इज़ द डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कि उसको डायरेक्ट टैक्स को हम चेंज कर सकते हैं ऑन द विश ऑफ अ टैक्स अथॉरिटी, इट कैन नॉट बी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू पे, ठीक है। एबिलिटी टू पे नहीं देखी जाती कि वो पर्टिकुलर जो पर्सन जिसकी 5 लाख इनकम है वो 5% या 10% टैक्स दे पा रहा है कि नहीं, वो नहीं देखा जा रहा है, उसको इतना टैक्स देना है, ठीक है। अब चाहे उसकी इनकम अगर 5 लाख है तो भाई उसका कुछ खर्चा भी तो होगा, वो कोई नहीं देखता, ठीक है। वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टैक्स अथॉरिटी, ओके। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी तक हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्सेस, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो फर्स्ट मेरिट है दे आर कन्वीनियंट। क्यों कन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली किसी पर्सन पे नहीं लगा होता है, ठीक है, किसी कमोडिटी पे डायरेक्ट नहीं लगा होता है, वो कुछ छोटे छोटे अमाउंट में लगा होता है, ठीक है। जो अमाउंट होता है वो बहुत लमसम अमाउंट नहीं होता है, कुछ छोटे छोटा पार्ट में लगा होता है, ठीक है। सो वो जो टैक्स पेयर होता है उसको कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उसको पहली बात तो पता ही नहीं होता है कितना टैक्स इसमें लगा हुआ है, क्या प्राइस है कमोडिटी की, क्या टैक्स है उस पर, ठीक है। दूसरी चीज़ छोटा छोटा अमाउंट होता है तो वो उनके लिए कन्वीनियंट होता है पे करने के लिए, और एक लमसम अमाउंट उनको नहीं पे करना होता है, वो भी उनके लिए कन्वीनियंट होता है। सेकेंड इज वाइड कवरेज। ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटी विच इज यूज बाय द कंज्यूमर, सब पे टैक्स कुछ ना कुछ अमाउंट का डिवाइड होता है, ठीक है। तो चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, सबको कुछ ना कुछ अमाउंट तो टैक्स में देना ही होता है, ठीक है। तो इट कवर्स अ वाइड रेंज वाइड रेंज कवरेज, ओके। थर्ड इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि इक्विटी मीन्स एबिलिटी टू पे, ठीक। तो
जो हमारी जो टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो जो नेसेसिटी कमोडिटी जो कि पुअर पीपल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन पे अमाउंट कम लगाया जाता है, और जो रिच पीपल जो उसको इक्विटी बनाया जा सकता है जब हम जो लग्जरी कमोडिटी होती है उस पर ज़्यादा अगर हम टैक्स लगाते हैं तो इट क्रिएट द इक्विटी, ठीक है, कि रिच को जो लग्जरी प्रोडक्ट यूजुअली रिच पीपल ही यूज़ करते हैं, ठीक है, लग्जरी कार्स हो गई, लग्जरी आइटम्स जो भी हो गए, तो इक्विटी उसमें क्रिएट की जा सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी अगर हम हाई टैक्स लगाएं लग्जरी आइटम पे और लो टैक्स लगाएं ऑन द नॉर्मल कमोडिटीज नेसेसिटी कमोडिटीज पे। फोर्थ है इलास्टिक, ठीक है, यूजुअली डायरेक्ट टैक्स इलास्टिक इनडायरेक्ट टैक्स इलास्टिक नहीं होते बट उनको इलास्टिक बनाया जा सकता है। कैसे कि जब हम टैक्स लग्जरी आइटम्स पे टैक्स ज़्यादा जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, रेवेन्यू चाहिए होता है, इनकम चाहिए होती है, तब वो क्या करती है कि जो वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं जो नेसेसिटी कमोडिटी हो गई जैसे ऑयल हो गई, फ्लावर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों पे वो टैक्स बढ़ा सकती है, ठीक है, वो बढ़ा सकती है तो उसको इनकम अर्न ज़्यादा होगी गवर्नमेंट को। बट उसी का ही एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा कि अगर वो उन सारी कमोडिटीज़ पे प्राइस इंक्रीज करती है तो ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होके डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बट इट कैन बी मेड इलास्टिक बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द बाय इंक्रीजिंग द टैक्स अमाउंट ऑन द generally acceptable commodities या necessity commodity which is being consumed by most of the people in the country. Now no evasion, क्योंकि अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता है, किसी भी कंज्यूमर को पता नहीं होता है कितना अमाउंट उस पर लगा हुआ है, तो इन्वेशन की चांसेस कम होती है, मीन्स फ्रॉडलेंट वे से उसको मैनिपुलाइज के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। खाली एक ही तरीके से इन्वेशन हो सकता है कि अगर कंज्यूमर टैक्स्ड आइटम ना खरीदे, ठीक है, अगर वो टैक्स आइटम नहीं खरीदता है तो वो इन्वेशन कर सकता है, अदरवाइज क्योंकि जो अमाउंट होता है, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, उसमें टैक्स पहले से इंक्लूडेड होता है, इन्वेशन की कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। दिस इज ऑल्सो द मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सिक्स्थ है चेक ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटी बाय इम्पोजिंग इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द हार्मफुल कमोडिटीज। गवर्नमेंट चेक रख सकती है उस पर, एक तरीके से क्या है, काबू रख सकती है ऑन द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स विच आर हार्मफुल, जैसे कि वाइन हो गया, ठीक है, उस पर अगर ज़्यादा कंजम्पशन होने लगा वाइन का, ठीक है, अल्कोहल का, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा के उसका कंजम्पशन, उसका प्राइस इंक्रीज कर देगी। जब प्राइस इंक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कैन कीप अ चेक ऑन द कमोडिटी विच आर हार्मफुल फॉर द सर्वाइवल और हार्मफुल फॉर द पीपल। ओके, नाउ वी विल कम टू द डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या है, जो मेरिट्स थे डायरेक्ट टैक्सेस के वही डीमेरिट्स हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक। पहला है रिग्रेसिव। It is regressive in nature, means it does not follow the principle of what, of ability to pay, ठीक। ये ability to pay क्योंकि ये प्राइस में इंक्लूडेड होता है, ठीक, जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस में पहले से इंक्लूडेड होता है, तो ये रिग्रेसिव नहीं होता है। अगर एक कमोडिटी, एक चिप्स का पैकेट रिच पीपल भी खरीद रहा है उसको भी उतना ही टैक्स देना होगा, अगर वो एक पुअर पीपल खरीद रहा है उसको भी उतना ही पे करना होगा, तो ये रिग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है। सेकेंड, नो सिविक कॉन्शियसनेस, ठीक है, कोई भी सिविक सेंस, कोई भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी सिटीजन में, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन में इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से नहीं आती। क्योंकि अमाउंट कम होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, और कितना डिवाइड होता है, पहली बात तो यही नहीं पता होता है कि उस प्राइस में कितना टैक्स हम पे कर रहे हैं, ठीक। तो कंज्यूमर को इतना ध्यान नहीं रहता कि हमने कुछ पे किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको देखने की। दूसरा, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, जब हम पैसा ज़्यादा देते हैं हमको पता होता है कि हमने अच्छा 20,000 30,000 रुपीज़ टैक्स में दिया है, 1 लाख रुपीज़ टैक्स में दिया है, तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि अच्छा हमने इतना पैसा दिया तो गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करे। जब हम 2, 4, 5 रुपये अगर टैक्स में हम दे रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में कोई भी सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं करेगा कि हम 4-5 रुपये के लिए तो नहीं गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आपने मेरा पैसा कहाँ खर्चा किया। नेक्स्ट इज अनसर्टेन। जैसे कि डायरेक्ट जो टैक्सेस थे वो सर्टेन थे, पता है कि हमको इतना अमाउंट इतने दिन में ही पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और टाइम पीरियड उसका कोई फिक्स नहीं होता है। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम एक्सपेंडिचर उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा सकती है, नहीं उसको एडजस्ट कर सकती है। सेम कंज्यूमर्स भी नहीं उसको अपने इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते।
ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्करेज सेविंग, क्योंकि अगर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट जब मार्केट में महंगा हो जाएगा तो भाई अब कंज्यूमर को यूज़ करना है तो वो उसे खरीदेगा ही। जब उसे खरीदेगा तो जो उसकी इनकम जो वो सेव करने के लिए रखा है, देन दे विल नॉट बी एबल टू सेव देयर इनकम, सो इट डिस्करेजेस सेविंग, सेविंग को वो डिस्करेज करता है इनडायरेक्ट टैक्स। फिफ्थ इज इन्फ्लेशनरी, ठीक, जैसे कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो उसका प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का। अब जब ये प्राइस इंक्रीज होगा, कंज्यूमर को उसको खरीदने के लिए अपने वेजेस को भी, तो जो लेबर है उसको वेजेस भी तो इंक्रीज चाहिए, ऑटोमेटिकली वेजेस विल ऑल्सो बी इंक्रीज, ठीक है, उनकी इनकम भी इंक्रीज होनी, उनको चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तब तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो खरीद पाएंगे, इनकम इंक्रीज होगी। अब जब ये वेजेस इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो प्रोड्यूसर किससे लेगा, अपने प्रोडक्ट से ही तो लेगा, अपने प्रोडक्ट में ही तो ऐड करेगा, प्रोडक्ट के प्राइस जो होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइरल चेन है ये चलती रहती है विद द इंक्रीज इन टैक्स। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स जब हम इंक्रीज करेंगे वो प्राइस को इंक्रीज कराएगा, प्राइस इंक्रीज होगी तो वेजेस या इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी लोगों की, इंक्रीज होगी तो फिर इनकम या वेज इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट पे इफेक्ट करेगा। तो ये जो स्पाइरल है पूरा ये चलता रहता है ऑल थ्रू आउट विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये क्या क्रिएट करता है, जब प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली इट विल गिव राइज टू द इन्फ्लेशनरी inflation, it will give rise to the inflation. Now the difference between direct and indirect taxes. फर्स्ट आता है बेस, बेस मतलब किस पे वो डिवाइड होते हैं, ठीक। डायरेक्ट टैक्स जो होता है दैट इज बेस्ड, दैट इज डिवाइड, दैट इज इम्पोज्ड ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ पीपल, ठीक है, किस पे होता है, इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पीपल। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे ये डिवाइड होता है। सेकेंड जो है शिफ्ट ऑफ बर्डन, डायरेक्ट टैक्सेस का शिफ्ट ऑफ बर्डन पॉसिबल है नहीं, कैन नॉट shift the burden, okay, and indirect tax we can shift the burden. Okay, नेचर, डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव मीन्स बेस के बढ़ने के साथ साथ में जो टैक्स है वो बढ़ता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव मीन्स जैसे कि अगर इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ेगी तब टैक्स बढ़ेगा, अगर इनकम कम है तो टैक्स नहीं होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव का मतलब कि वो फिक्स होता है, चाहे वो ये एबिलिटी टू पे इस प्रिंसिपल पे नहीं बेस होता है, ये फिक्स होता है। अगर इनकम पर्सन पुअर है चाहे पर्सन रिच है, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स है तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली दोनों ही पर्सन को इक्वली अमाउंट में पे करना पड़ता है, ठीक है। किसी की एबिलिटी पे नहीं बेस होता है, यहाँ पे वो चीज़ प्रोग्रेसिव होती है, मीन्स उसकी एबिलिटी पे बेस होता है कि वो कितना टैक्स पे कर सकता है। यहाँ पे रिग्रेसिव होता है, मीन्स वो उसकी एबिलिटी पे नहीं बेस होता है, वो फिक्स होता है, उतना ही अमाउंट दोनों ही पर्सन को, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, इक्वली पे करना। द नेक्स्ट टॉपिक जो कि अब हम कवर करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अब अदर काइंड ऑफ टैक्सेस भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। इस अदर काइंड ऑफ टैक्सेस में सबसे पहले है प्रपोर्शनल टैक्स, ठीक है, प्रपोर्शनल टैक्स। अब ये जो प्रपोर्शनल टैक्स होता है वो क्या होता है, ठीक। प्रपोर्शनल टैक्स मीन्स कि आपकी इनकम
चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन अपनी इनकम से देना है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। इंक्रीज ऑफ इनकम विल नॉट चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। सो अंडर दिस प्रोपोर्शनल टैक्स द income can be increased or decreased, but the proportion, the same amount is being paid. ये same amount of tax आपको सबको equally पे करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, अगर आपकी इनकम सपोज करो 10,000 थी तो भी आपको 5% देना था। 15,000 हुई आपकी इनकम तो भी 5% ही देना है। 20,000 इनकम है तो भी 5% देना है। 25,000 इनकम है तो भी 5% देना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन ऑफ टैक्स होता है जो कि सबको इक्वली पे करना होता है विद द चाहे इनकम 10,000 हो चाहे 20, 15, 20, 25, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसकी डेफिनेशन है, अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ऑल इनकम आर टैक्स्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। जो रेट होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मीन्स 5%, 5%, 5%, ठीक है। इट इज़ नॉट द 5%, खाली 5% नहीं, जो भी फिक्स होगा यूनिफॉर्म रेट वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इनकम से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सो अ प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है इज वन विच इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन द सेम, ओके। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। सेकेंड जो हमारा टैक्स होता है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स द इंक्रीज इन इनकम के इंक्रीज के साथ में आपका टैक्स प्रोपोर्शन भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्स था कौन सा, डायरेक्ट टैक्स था। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द इनकम विल इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन दैट, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स सेकेंड हमारा है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्रेसिव टैक्स, अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज एज द टैक्स पेयर इनकम इंक्रीजेज, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम, ठीक, इंक्रीज ऑफ इनकम, ठीक। प्रोपोर्शनेट में क्या था, इनकम इंक्रीज हो रही थी, टैक्स रेट फिक्स था, इनकम इंक्रीज टैक्स रेट फिक्स, ये था प्रोपोर्शनल में, ठीक। प्रोग्रेसिव में क्या था, विद द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक। जैसे कि इसमें भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, जो कि था 10,000 अगर हमारी इनकम थी तो 5% दे रहे थे। 15,000 इनकम हुई तो हमने 8% दिया, ठीक। 20,000 इनकम हुई तो हमने 10% दे दिया। 25,000 इनकम हुई तो हमको 15% टैक्स देना है। तो ये क्या है, ये जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन। जो थर्ड टाइप का टैक्स होता है वो होता है रिग्रेसिव, ठीक। रिग्रेसिव क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स, ठीक। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स जो है वो डिक्रीज होता है विद इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज, ठीक। जब इनकम पर्सन की इंक्रीज होती है, रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज होता है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अब इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे, एक इंसान की इनकम 10,000 थी, ठीक है, उसने कहो 5,000 का मिक्सर खरीदा, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर खरीदा, उसकी इनकम 10,000 है, उसने 5,000 का मिक्सर ग्राइंडर खरीदा। उसने सपोज करो इस मिक्सर ग्राइंडर पे सपोज करो जो टैक्स था वो कहो सपोज करो 900 रुपीज़ का टैक्स है, ठीक। अब
10,000 रुपये उसकी इनकम थी, उसने 900 रुपये टैक्स पे कर दिया। जिसकी 20,000 इनकम होगी वो भी तो यही 900 रुपये टैक्स पे करेगा जब उसको 5,000 रुपये का मिक्सर ग्राइंडर अगर उसे खरीदना हो। ठीक है, 25,000 इनकम है, 25,000 इनकम है तो भी उसको 900 रुपये देना होगा। तो उसकी इनकम बढ़ रही है बट टैक्स की लिमिट क्या हो रही है, टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही कम उसको टैक्स लगेगा ना। अगर उसकी 25,000 उसमें से 900 रुपये अगर उसने दे दिए तो वो उसके लिए क्या होगा, कमी तो होगा एज कम्पेरिजन टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, जिसकी इनकम 10,000 होगी उसको 900 रुपये देना होगा, उसके लिए वो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा उसको मुश्किल होगा वो 900 रुपये देना। जब इनकम इंक्रीज होगी 20 रुपये, वो कंपेरेटिवली 10,000 से ईजी होगा उसको 900 रुपये देना। वही अगर 25,000 इनकम हो जाएगी तो वो 20,000 से भी ईजी होगा उसको 900 रुपये देना। तो इंक्रीज होती है इनकम बट जो टैक्स होता है वो क्या होता है, टैक्स बर्डन कम पड़ता जाता है अंडर रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, ये है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। इसमें अगर हम वैसे उस पर्सन पे देखें, परसेंटेज के मैटर पे देखें तो अगर देखें 10,000 इनकम है तो वो 10% का टैक्स दे रहा है। अगर वहीं पे उसकी 12,000 इनकम बढ़ी तो वो 8% पे आ गया। अगर वहीं पे उसकी 15,000 इनकम बढ़ी तो वो कहो 7% पे आ गया। ठीक, अगर यहीं पे 20,000 उसकी जब इनकम हो गई तो वो यहाँ पे 5% पे आ गया। ठीक, तो इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स प्रपोर्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये होता है रिग्रेसिव में। ठीक, ये परसेंटेज भाई इनकम का कुछ पार्ट नहीं है ना, वो 900 रुपये फिक्स था। ठीक, 900 रुपये फिक्स था बट वो इनकम में का कितना होगा, कमी तो होगा। 10,000 का 10% निकालेंगे तो कुछ आएगा। ठीक, 12,000 का 8% निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो भाई इधर अमाउंट बढ़ रहा है, इधर प्रपोर्शन कम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया रिग्रेसिव। लास्ट वाला जो टैक्स होता है, एक अदर जो टैक्स होता है जो कि आपके सिलेबस में है। अभी तक हमने 3 टाइप के टैक्स पढ़े। प्रोपोर्शनल, जिसमें अमाउंट इनकम चाहे जितनी हो, अमाउंट जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। दूसरा हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव, जिसमें विद द इंक्रीज इन इनकम टैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तीसरा हमने पढ़ा रिग्रेसिव, विद द इंक्रीज इन इनकम टैक्स डिक्रीजेज। एंड जो फोर्थ वो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज डिग्रेशन। ओके, अब ये जो डिग्रेशन होता है वो क्या होता है, डिग्रेशन में डिग्रेसिव टैक्स। ठीक, ये मिक्स होता है प्रोपोर्शनल का और प्रोग्रेसिव का। इसमें इन दोनों के फीचर मिक्स होते हैं। कैसे, अप टू सम लिमिट ये प्रोग्रेसिव होता है, उसके बाद में ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। मीन्स अगर इनकम सपोज करो 10,000 की तो उसने 5% दिया। ठीक, इनकम 15,000 हुई तो उसने 7% दिया। अगर इनकम 20,000 हुई तो उसने 10% का टैक्स दिया। फिर 25 हुई इनकम 10%, 30 हुई 10%। ठीक, तो ये कुछ लिमिट तक की वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, उसके बाद में वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये टाइप जो होता है डिग्रेशन का, वो बेसिकली इंडिया में देखा जाता है अंडर द इनकम टैक्स। ठीक है, कुछ अमाउंट तक की इनकम टैक्स बढ़ता है, फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर लिमिट आ जाती है कि वहाँ तक की उतना ही इनकम हमको उतना ही प्रमोशन देना है, चाहे उसके बाद में इनकम कितनी भी बढ़ती जाए। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक जो कि अब हम कवर करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अब अदर काइंड ऑफ टैक्सेस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो आता है अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इस अदर काइंड ऑफ टैक्सेस में सबसे पहले है प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स। अब ये जो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है वो क्या होता है, ठीक, प्रोपोर्शनल टैक्स मीन्स कि आपकी इनकम
चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन अपनी इनकम से देना है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। इंक्रीज ऑफ इनकम विल नॉट चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। सो अंडर दिस प्रोपोर्शनल टैक्स द इनकम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, बट द प्रोपोर्शन द सेम अमाउंट इज बीइंग पेड। ये सेम अमाउंट ऑफ टैक्स आपको सबको इक्वली पे करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, अगर आपकी इनकम सपोज करो 10,000 थी तो भी आपको 5% देना था। 15,000 हुई आपकी इनकम तो भी 5% ही देना है। 20,000 इनकम है तो भी 5% देना है। 25,000 इनकम है तो भी 5% देना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन ऑफ टैक्स होता है जो कि सबको इक्वली पे करना होता है विद द चाहे इनकम 10,000 हो चाहे 20, 15, 20, 25, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसकी डेफिनेशन है, अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ऑल इनकम आर टैक्स एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। जो रेट होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मीन्स 5%, 5%, 5%, ठीक है। इट इज़ नॉट द 5%, खाली 5% नहीं, जो भी फिक्स होगा यूनिफॉर्म रेट वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इनकम से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सो अ प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है इज वन विच इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन द सेम, ओके। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। सेकेंड जो हमारा टैक्स होता है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स द इंक्रीज इन इनकम के इंक्रीज के साथ में आपका टैक्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्स था कौन सा, डायरेक्ट टैक्स था प्रोग्रेसिव। इंक्रीज इन द इनकम विल इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन दैट, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स सेकेंड हमारा है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्रेसिव टैक्स, a tax is said to be progressive when the rate of tax increases as the taxpayer income increases, ठीक है। rate of tax increase होता है, rate of tax increase with the increase of income, ठीक, increase of income, ठीक। प्रोपोर्शनेट में क्या था, इनकम इंक्रीज हो रही थी, टैक्स रेट फिक्स था, इनकम इंक्रीज टैक्स रेट फिक्स, ये था प्रोपोर्शनल में, ठीक। प्रोग्रेसिव में क्या था, विद द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक। जैसे कि इसमें भी एग्जांपल ले लिया हमने, जो कि था 10,000 अगर हमारी इनकम थी तो 5% दे रहे थे। 15,000 इनकम हुई तो हमने 8% दिया, ठीक। 20,000 इनकम हुई तो हमने 10% दे दिया। 25,000 इनकम हुई तो हमको 15% टैक्स देना है। तो ये क्या है, ये जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन। जो थर्ड टाइप का टैक्स होता है वो होता है रिग्रेसिव, ठीक। रिग्रेसिव क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स, ठीक। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स जो है वो डिक्रीज होता है विद इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज, ठीक। जब इनकम पर्सन की इंक्रीज होती है, रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज होता है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अब इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे, एक इंसान की इनकम 10,000 थी, ठीक है, उसने और 5,000 का मिक्सर खरीदा, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर खरीदा। उसकी इनकम 10,000 है, उसने 5,000 का मिक्सर ग्राइंडर खरीदा। उसने सपोज करो इस मिक्सर ग्राइंडर पे सपोज करो जो टैक्स था वो कहो सपोज करो 900 रुपीज़ का टैक्स है, ठीक। अब
10,000 रुपये उसकी इनकम थी, उसने 900 रुपये टैक्स पे कर दिया। जिसकी 20,000 इनकम होगी वो भी तो यही 900 रुपये टैक्स पे करेगा जब उसको 5,000 रुपये का मिक्सर ग्राइंडर अगर उसे खरीदना हो। ठीक है, 25,000 इनकम है, 25,000 इनकम है तो भी उसको 900 रुपये देना होगा। तो उसकी इनकम बढ़ रही है बट टैक्स की लिमिट क्या हो रही है, टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही कम उसको टैक्स लगेगा ना। अगर उसकी 25,000 उसमें से 900 रुपये अगर उसने दे दिए तो वो उसके लिए क्या होगा, कमी तो होगा एज कम्पेरिजन टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, जिसकी इनकम 10,000 होगी उसको 900 रुपये देना होगा, उसके लिए वो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा उसको मुश्किल होगा वो 900 रुपये देना। जब इनकम इंक्रीज होगी 20 रुपये, वो कंपेरेटिवली 10,000 से ईजी होगा उसको 900 रुपये देना। वही अगर 25,000 इनकम हो जाएगी तो वो 20,000 से भी ईजी होगा उसको 900 रुपये देना। तो इंक्रीज होती है इनकम बट जो टैक्स होता है वो क्या होता है, टैक्स बर्डन कम पड़ता जाता है अंडर रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, ये है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। इसमें अगर हम वैसे उस पर्सन पे देखें, परसेंटेज के मैटर पे देखें तो अगर देखें 10,000 इनकम है तो वो 10% का टैक्स दे रहा है। अगर वहीं पे उसकी 12,000 इनकम बढ़ी तो वो 8% पे आ गया। अगर वहीं पे उसकी 15,000 इनकम बढ़ी तो वो कहो 7% पे आ गया। ठीक, अगर यहीं पे 20,000 उसकी जब इनकम हो गई तो वो यहाँ पे 5% पे आ गया। ठीक, तो इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स प्रपोर्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये होता है रिग्रेसिव में। ठीक, ये परसेंटेज भाई इनकम का कुछ पार्ट नहीं है ना, वो 900 रुपये फिक्स था। ठीक, 900 रुपये फिक्स था बट वो इनकम में का कितना होगा, कमी तो होगा। 10,000 का 10% निकालेंगे तो कुछ आएगा। ठीक, 12,000 का 8% निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो भाई इधर अमाउंट बढ़ रहा है, इधर प्रपोर्शन कम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया रिग्रेसिव। लास्ट वाला जो टैक्स होता है, एक अदर जो टैक्स होता है जो कि आपके सिलेबस में है। अभी तक हमने 3 टाइप के टैक्स पढ़े। प्रोपोर्शनल, जिसमें अमाउंट इनकम चाहे जितनी हो, अमाउंट जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। दूसरा हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव, जिसमें विद द इंक्रीज इन इनकम टैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तीसरा हमने पढ़ा रिग्रेसिव, विद द इंक्रीज इन इनकम टैक्स डिक्रीजेज। एंड जो फोर्थ वो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज डिग्रेशन। ओके, अब ये जो डिग्रेशन होता है वो क्या होता है, डिग्रेशन नहीं, डिग्रेसिव टैक्स। ठीक, ये मिक्स होता है प्रोपोर्शनल का और प्रोग्रेसिव का। इसमें इन दोनों के फीचर मिक्स होते हैं। कैसे, अप टू सम लिमिट ये प्रोग्रेसिव होता है, उसके बाद में ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। मीन्स अगर इनकम सपोज करो 10,000 की तो उसने 5% दिया। ठीक, इनकम 15,000 हुई तो उसने 7% दिया। अगर इनकम 20,000 हुई तो उसने 10% का टैक्स दिया। फिर 25 हुई इनकम 10%, 30 हुई 10%। ठीक, तो ये कुछ लिमिट तक की वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, उसके बाद में वो प्रोपोर्शनल बन जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल ये टाइप जो होता है डिग्रेशन का, वो बेसिकली इंडिया में देखा जाता है अंडर द इनकम टैक्स। ठीक है, कुछ अमाउंट तक की इनकम टैक्स बढ़ता है, फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर लिमिट आ जाती है कि वहाँ तक की उतना ही इनकम हमको उतना ही प्रमोशन देना है, चाहे उसके बाद में इनकम कितनी भी बढ़ती जाए। ठीक है, कुछ स्लैब होते हैं इनकम टैक्स के, उस स्लैब्स के अकॉर्डिंग कुछ इनकम टैक्स की स्लैब्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 5 लाख तक की एग्जेम्प्टेड होते नहीं होते, उसके बाद में 5% देना होता है, फिर कुछ अमाउंट के बाद में 10% देना होता है, फिर 20% देना होता है, उसके बाद में वही 20% 25% चलता चला जाता है रेस्ट ऑफ द इनकम। फिर आप चाहे जितना कमाएं आपको 25% ही टैक्स देना है। ये होता है डिग्रेसिव टैक्स, जिसमें 2 फीचर्स आर कंबाइंड, फर्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एंड सेकेंड ऑफ प्रोपोर्शनल, जिसमें अप टू सम लिमिट इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग द टैक्स इज इंक्रीजिंग, बट आफ्टर रीचिंग दैट लिमिट, उस लिमिट तक पहुंचने के बाद में इनकम इंक्रीज होती रहती है, बट जो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स है वो फिक्स्ड रहता है। कुछ
इनकम टैक्स की स्लैब्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 5 लाख तक ये एग्जेम्प्टेड होते नहीं होते, उसके बाद में 5% देना होता है, फिर कुछ अमाउंट के बाद में 10% देना होता है, फिर 20% देना होता है, उसके बाद में वही 20% 25% चलता चला जाता है रेस्ट ऑफ द इनकम। फिर आप चाहे जितना कमाएं आपको 25% ही टैक्स देना है। ये होता है डिग्रेसिव टैक्स, जिसमें 2 फीचर्स आर कंबाइंड, फर्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एंड सेकेंड ऑफ प्रोपोर्शनल, जिसमें अप टू सम लिमिट इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग द टैक्स इज इंक्रीजिंग, बट आफ्टर रीचिंग दैट लिमिट, उस लिमिट तक पहुंचने के बाद में इनकम इंक्रीज होती रहती है, बट जो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स है वो फिक्स्ड रहता है। अब हम बात करते हैं द लास्ट टॉपिक विच इज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, विच इज GST. नाउ what is, I think the board is not visible to you all. It is GST. ठीक है, GST का G means goods, S means service, T means tax. ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स। ये एक, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 1 टैक्स फॉर 1 नेशन, ये एक तरीके का टैक्स था जो कि जिसने सारे टैक्सेस को हटा के, जो हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस वगैरह चलते हैं, उन टैक्सेस को हटा के उन्होंने एक सिंगल टैक्स का को बोल दिया था, दैट वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये टैक्स कब लॉन्च हुआ था? दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज लॉन्च ऑन जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में इस GST को लॉन्च किया गया था, जिसने वैट को, सेल्स टैक्स को, ठीक है, इन सारे टैक्सेस को हटा दिया था। बेसिकली ये जो टैक्स होता है वो कौन कौन पे करता है? इट इज अ टैक्स विच इज पेड, या ये लिवाइड होता है किस पे? मैन्युफैक्चरर्स पे। ठीक है, सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरर्स पे लिवाइड होता है। दूसरा ये टैक्स होता है जो कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं उनके लिए भी ये टैक्स लिवाइड होता है, उन लोगों पे भी ये टैक्स लिवाइड होता है। ठीक है, अब इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कुछ पर्टिकुलर स्लैब्स हैं। ये स्लैब्स क्या हैं? 5% की स्लैब्स है, 12% की स्लैब है, 18% की स्लैब है और 28% की स्लैब। ठीक है, ये 4% हैं जिसमें गुड्स एंड सर्विस फॉल करते हैं। यही 4 रेशियोज हैं जिसमें हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर जो 50% कमोडिटीज हैं, ठीक है, जो कि कंज्यूमरेबल कमोडिटीज हैं, बेसिक डेली यूज की कमोडिटीज हैं, वो इन टैक्स से क्या है? एग्जेम्प्टेड है, खत्म है। ठीक है, 50% ऑफ द कमोडिटी आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, 50% जो कमोडिटीज हैं जो कि जनरल बेसिक यूज की है, नेसेसिटी है, वो क्या है? एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम दिस टैक्स, उस पर कोई टैक्स लिवाइड नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो पुरानी टैक्स की स्लैब थी और जो GST में टैक्स स्लैब आई है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंज है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि GST में 5% टैक्स से शुरू होता है। ठीक है, 5% आपको टैक्स देना होता है। 5% के बाद में आपको 12% की स्लैब मिलेगी। ठीक है, 18% की स्लैब मिलेगी और 28% की स्लैब मिलेगी। ये 4 स्लैब्स आपको GST में मिलेंगी, इन्हीं के अंदर आपको सारा टैक्स पे करना होता है। ठीक है, अब जो अर्लियर स्लैब थी वो उस टैक्स स्लैब थी, उसमें 7% के जो टैक्स थे, ठीक है, जिन कमोडिटीज पे 7% टैक्स लगता है वो GST में क्या है? वो GST में एग्जेम्प्टेड है, वो GST में एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनपे कोई भी टैक्स नहीं है। 7% के बाद में जो 14% की स्लैब है, ठीक है, जिसपे ऐसे गुड्स जो कि 14% उन पे टैक्स लगता था, अब GST में वही टैक्स अब वो क्या हो गया है? सबसे लोअर लिमिट पे चला गया है जो कि है 5%। ठीक है,
उसके बाद में अनदर जो स्लैब थी वो थी 17% की। अर्लियर 17% टैक्स दिया जाता था, कुछ ऐसे गुड्स थे जिनपे 17% गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, वही स्लैब अब चेंज होके 12% टैक्स अब उस पे लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। 17% स्लैब जो थी वो अब 12% स्लैब में कन्वर्ट हो गई है। मींस जिन गुड्स पे 17% टैक्स दिया जाता था वो अब 12% चार्ज करते हैं, उनपे 12% ही टैक्स लगता है, ठीक। 48% की भी एक स्लैब थी, 48% की भी एक स्लैब थी अर्लियर टैक्स स्लैब में, जो कि अब कन्वर्ट हो गई है 18% की स्लैब में, ठीक है। जीएसटी में जहां पे पहले 48% टैक्स लिया जाता था, उन्हीं गुड्स पे अब 18% टैक्स लिया जाता है, और जो 19% ही ऐसे गुड्स बचते हैं जिन पे 28% टैक्स लिया जाता है। रेस्ट ऑल फॉल अंडर दीज 4 स्लैब्स, ठीक है। इन्हीं 3 स्लैब्स के अंदर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज फॉल करते हैं, और 28% टैक्स सिर्फ 19% ऐसे गुड्स हैं जिन पे 28% का टैक्स लगता है। दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जरी गुड्स आइटम्स, ठीक है। 50% कमोडिटी जो कि पहले जिन पे टैक्स पड़ता था 7% का, वो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद में आता है 14% टैक्स जो कि अब 5% में हो गया है चेंज, 17% टैक्स जो कि 12% में हो गया है, 48% टैक्स जो कि 18% टैक्स हो गया है, ठीक है। ये जीएसटी का सिस्टम गवर्नमेंट इसीलिए लेके आई थी टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि एक ही पर्सन को 2 से 3 बार टैक्स देना पड़ जाता था, ठीक है। सो इन सब चीजों को, ये डबल एंट्री, डबल टैक्सेशन, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था टैक्स के, एक यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई थी। कब लेके आई थी? ऑन 1 जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड जीएसटी, दैट इज गुड्स सर्विस टैक्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स and the benefits of GST. Okay. Now the next topic which we have to study is the objectives or the benefits of GST. This is also the last topic of the GST. Yes. So what are the objectives या क्या क्या benefits क्या है GST को यूज करने के, GST को लाने के? सबसे पहला है to eliminate multiple tax, ठीक है। ये GST एलिमिनेट करता है जो अभी तक की जो बहुत सारा डबल टैक्सेशन होता था, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस देना पड़ता था, ठीक। तो ये सब जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स, टैक्सेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स एक तरीके से प्रोसीजर बना देता है, उन सब टैक्सेस को हटा के देयर इज जस्ट सिंगल वन टैक्स, दैट इज जीएसटी, विच हैज मेड दिस टैक्स वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। तो जो टैक्स का सिस्टम था, इट हैज मेड टैक्स प्रोसीजर सिंपल, ठीक है। जो भी टैक्सेशन का प्रोसीजर था उसको इस जीएसटी ने क्या कर दिया, सिंपलाइज कर दिया है बाय मेकिंग वन नेशन वन टैक्स। नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स कहें या बेनिफिट कहें जीएसटी का, वो है टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन। ये क्या करता है, ये जो लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन है, ठीक है, टैक्स बर्डन था, उसको क्या करा इसने उस टैक्स बर्डन को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्योंकि जहां पे बहुत सारे टैक्स मिला के जो प्राइस होता था प्रोडक्ट का, ठीक है, वो प्राइस क्या होता था, बिकॉज ऑफ टैक्स हाई हो जाता था, ठीक है। जहां पे एक सेल्स टैक्स लगा है, फिर वैल्यू एडेड टैक्स लगा हुआ है, ठीक, बहुत सारे टैक्स जो लगते थे, उस वजह से जो प्राइस होता था वो क्या होता था, प्रोडक्ट का हाई हो जाता था। अब वही जो प्राइस है वो क्या हुआ, सिर्फ इन सब टैक्सेस को हटा के एक सिंगल जीएसटी होता है, ठीक है, जिसने कि क्या कर दिया, इस प्राइस को कम कर दिया है, जो कि नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए क्या है, कॉमन पीपल के लिए ये एक बर्डन रिडक्शन का भी काम करता है, कि जो प्राइजेस उनको हाई प्राइस पे, जो प्रोडक्ट उनको हाई प्राइसेस पे मिलते थे बिकॉज ऑफ सेवरल टैक्सेस, ठीक है, डबल टैक्सेशन होता था, इसलिए भी प्राइस इंक्रीज होता था, वही चीजें अब सब बिल्कुल खत्म होके एक सिंगल जीएसटी हम लोग को देना पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ अ गुड वो भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। सो इट हैज रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन, ठीक। सो इट इज अ बेनिफिट फॉर द परचेजर और द कंज्यूमर।
नेक्स्ट बेनिफिट है टू इम्प्रूव टैक्स कंपाइलेंस। ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता था, इनकम का प्रोसीजर, ठीक है, जो बिजनेसमैन है दे हैव टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स ऑफ द इनकम, ठीक है, कहाँ से क्या आ रहा है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, ऑल दैट मे हैज मेड दिस टैक्स प्रोसीजर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसने खाली जीएसटी में यू हैव टू look after the compliance, you have to look and create the documents related to the GST, सिंपलाइज कर दिया है। ठीक है, सिंपल टैक्स फॉर्मेलिटीज। ठीक है, सिंपलर टैक्स फॉर्मेलिटी की वजह से जो टैक्स कंपाइलेंस है या प्रोसीजर है, कंपाइलेंस का प्रोसीजर है, वो क्या हो गया है, उसको सिंपल प्रोसेस दे दिया है। सिंपल टैक्स फॉर्मेलिटी की वजह से इसने टैक्स कंपाइलेंस को इम्प्रूव किया है, बेटर किया है। ठीक है, जहाँ पे 10 दिन 20 दिन खाली लोग टैक्सेस को ही कैलकुलेट करने में यूटिलाइज कर देते थे, वहां पे और इन्होंने एक चीज क्या की है कि सारा ही जो सिस्टम है वो क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। ठीक, नाउ यू डोंट हैव टू अपॉइंट अ पर्सन हु इज गोइंग टू कैलकुलेट एंड सेपरेट ऑल द टैक्सेस। ठीक है, वट एवर द प्रोसीजर, वट एवर द रेगुलेशन इज देयर, ऑल इज अवेलेबल ऑनलाइन, विच हैज मेड दिस टैक्स कंपाइलेंस मोर सिंपलर। ठीक है, एंड बिल्कुल ट्रांसफर, बिल्कुल यू कैन से कि पिक्चर बिल्कुल उसकी क्लियर है, साफ है। ठीक है, आप उसमें कुछ भी अलग से इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सबके सामने एक क्लियर इमेज हर चीज़ की है। ठीक है, कुछ छुपा नहीं सकते हैं, कुछ अलग से आप नहीं कर सकते, उसे करप्शन नहीं, करप्शन को कहीं ना कहीं जीएसटी ने कम किया है। ठीक है, सो दीज आर द 3 बेनिफिट्स हम जो कि वी हैड स्टडीड इन दिस लेक्चर, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्स। जो टैक्सेस का जो बर्डन था लोगों के ऊपर, जो कि बहुत उसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना देता था, वो खत्म हुआ है। ओवरऑल बर्डन, जो कि प्राइस इंक्रीज होता था पहले डिफरेंट डिफरेंट टैक्स ऐड होने की वजह से, वो खत्म हुआ है। लोगों जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके लिए एक अच्छी चीज साबित हुई है जीएसटी। थर्ड क्या है, टू इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रोसीजर्स कंपाइलेंस। ठीक है, टैक्स को कंपाइल करने के लिए जो भी प्रोसेस होता था उन सबको एक इम्प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ अ जीएसटी।